सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। जैसा कि बच्चे आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि आपके साथ साथ सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे और आप पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे अपने पाठ को। तो बच्चों, हमने अपने पाठ शब्द विचार को अच्छे से पढ़ा और समझा। अगर बच्चों आपको फिर भी कोई डाउट है, आप अपना वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आपके पास अब यह फैसिलिटी है अभी आपके पास कि अगर आप किसी उसको समझने में असमर्थ हैं, तो आप वीडियो को बार बार देखकर अपने उस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसके बाद आप अपने पाठ को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो सकते हैं। अगर उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो आप डाउट क्लास में या लाइव क्लास में हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। डाउट क्लासेस में संशय निवारण कक्षा में आपके सारे संशयों का निवारण होता है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने पाठ पर। आज स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो बच्चों, हम जल्दी से अभी अपने पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर पर हम आगे चलेंगे और उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आज का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। हर भाषा, हर धर्म में हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो भिन्न भिन्न होता है। तो आज का हमारा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। मेरे साथ आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप इसे कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास, मंत्र का उच्चारण। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षयमामृतात्। जब हम इन मंत्रों को कंठस्थ कर लेंगे, आपको हर मंत्र का साथ साथ अर्थ अवश्य बताऊंगी, क्योंकि जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उनके अर्थ से भी हमें अवगत होना चाहिए, उनके अर्थ भी हमें पता होने चाहिए। इसलिए पहले आप इन्हें कंठस्थ करिए, उसके बाद मैं आपको इनका शाब्दिक और इनका व्यवहारिक अर्थ दोनों ही बताऊंगी। चलिए बच्चों, आज हम अपने पाठ की जल्दी से पुनरावृत्ति करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जाना। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। अर्थ के आधार पर, स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उनके अंतर्गत आपने शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी, उनके भेद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में आपको आज जो हमारा पाठ बोध परीक्षा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न क, शब्द किसे कहते हैं। मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ही मार्क करा दूंगी, साथ साथ मैं बताऊंगी, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुचारू रूप से लिखेंगे और उसे याद करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न क, पहले प्रश्न का क भाग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, पृष्ठ संख्या 19, जिसमें आपको दिया है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप सब बच्चे लिखना चाहते हैं तो साथ साथ लिख लीजिए, वरना मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी और अपनी पाठ्य पुस्तक में आप रेखांकित कर लीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है ख, पद किसे कहते हैं। पृष्ठ संख्या 19, यहीं पर हमें मिलेगा कि पद किसे कहते हैं। आप देखिए कि जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वह पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वह पद कहलाते हैं। जहाँ शब्द और पद दिया हुआ है वहाँ पर आप रेखांकित कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। हमें बताना है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं
और उनके नाम लिखने हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठा है संबंध बोधक, सातवां है समुच्चय बोधक, आठवां है विस्मयादि बोधक। लिख लीजिए साथ साथ। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रश्न संख्या 21 मार्क कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए और उत्तर पुस्तिका में इसे कर लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न घ। तत्सम शब्द से आप क्या समझते हैं? अभी डाउट क्लास में भी बच्चों ने पूछा था। तत्सम यानी कि उसके समान, तत् यानी कि उसके समान, यानी कि सम यानी कि समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। वह शब्द जो संस्कृत भाषा के, वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर आप रेखांकित कर लीजिए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ड। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 22 पर आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द तीनों की परिभाषा पीले रंग से रेखांकित की गई है। इसे आप रेखांकित कर लीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अगर बच्चे अभी लिखना चाहते हैं तो अभी लिख लीजिए। रूढ़ शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और उन्हीं के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी कि प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके आप उदाहरण साथ में ज़रूर लिखिएगा, जैसे जल से कमल, जल, कमल, सूर्य आदि। अब अगला है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा हमें देनी है। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 22 पे पीले रंग से इसे रेखांकित किया गया है। आप वहां से देखकर उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण दशानन, जैसा कि दशानन रावण के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। पहला, जिसमें है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये बच्चे आप मेरे साथ ही कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि मैं आपको निर्देशित करूंगी। इसका प्रश्न क है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव या देशज? अभी आपने पढ़ा तत्सम शब्द। इसका सही उत्तर है तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है ख प्रश्न। इसमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? झाड़ू, पगड़ी या मेज? सभी जानते हैं झाड़ू और पगड़ी देशज शब्द हैं, जबकि मेज जो है वो देशज शब्द नहीं है। तो इन तीनों में से मेज हमारा देशज शब्द नहीं है। अगला है प्रश्न ग। सुपुत्र किस प्रकार का शब्द है? ये तद्भव शब्द है, देशज या यौगिक? सुपुत्र यानी कि 2 शब्दों का जोड़ है। तो 2 शब्दों का, एक से अधिक शब्दों के जोड़ को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये क्या है? यौगिक शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द विकारी है? प्रश्न घ। लेकिन, अच्छा या शाबाश? लेकिन अपरिवर्तनशील है, शाबाश अपरिवर्तनशील है क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द है। तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द है वो विकारी शब्द है। आशा करती हूँ बच्चे बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर भी इन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए।
प्रश्न क है, शब्द किसे कहते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 जहाँ पर आपको दिया है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये आपके प्रश्न क का उत्तर है। अगला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं। पृष्ठ संख्या 19 शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं, परंतु यह उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। रेखांकित कर लीजिए, बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 21 प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तत्सम शब्द से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ संख्या 19 रेखांकित कर लीजिए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़, यौगिक और रोगयूढ़ शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा देखिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, उन्हीं के लिए रूढ़ हो गए हैं अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, कमल, सूर्य आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्या, विद्यालय, विद्या जमा आलय, रसोई घर, रसोई जमा घर। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन अर्थात रावण के लिए प्रयुक्त होता है और विघ्नेश्वर गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम शब्द। ख है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। मेज, यह देशज शब्द नहीं है। अगले पृष्ठ पे चलिए, पृष्ठ संख्या 24 प्रश्न ग, सुपुत्र किस प्रकार का शब्द है। यौगिक शब्द, क्योंकि ये एक से अधिक शब्दों के मेल से बना है। इसमें से कौन सा शब्द विकारी है। अच्छा, अच्छा शब्द जो है विकारी शब्द है जो परिवर्तनशील है। मैं आशा करती हूँ बच्चों को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इन्हें बच्चों ने रेखांकित भी कर लिया होगा। सभी विद्यार्थी इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें और साथ साथ इन्हें याद भी कर लें, क्योंकि अगर हम रोज़ का काम रोज़ कर लेते हैं और कल पर नहीं टालते, साथ साथ हम अपना याद करने वाला कार्य भी कर लेते हैं, तो हमारा जो है भविष्य के लिए हमारा कार्य सरल हो जाता है। तो हमें जब परीक्षा का समय आता है तो हमें सब कुछ पहले से ही याद होता है, सिर्फ आवश्यकता होती है पुनरावृत्ति की। बस पुनरावृत्ति करिए और आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी संशय है तो आप अपने संशय निवारण कक्षा में प्रश्न पूछकर हमसे अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।